नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे शहर की सरकार की, जहां अब बाड़ेबंदी के जरिए मेयर का रास्ता निकलेगा। फिर बात होगी गुर्जर आंदोलन की, जो चौथे दिन भी जारी है। वहीं बात करेंगे निजी स्कूलों की, जो कल से बंद रहेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे क्या है डूंगरपुर मॉडल। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि आज समझौता वार्ता होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। आईएएस नीरज के पवन ने मुलाकात की है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से। मुलाकात हिंडौन के एसडीएम ऑफिस में इस वक्त होने की चर्चा है। और आपको बता दें, कलेक्टर एसपी से मसौदे पर चर्चा करेंगे। कर्नल बैंसला से हुई बातचीत की सरकार को जानकारी दी है। तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात की है नीरज के पवन ने, और उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज समझौता वार्ता जो है वो सफल होगी और जो आंदोलनरत हैं सभी गुर्जर, वो वापस अपने घर लौटेंगे और यातायात जो है वो सुचारू होगी। दिल्ली मुंबई रेलवे क्योंकि ट्रैक पर डटे हुए हैं पीलूपुरा गांव में, और बातचीत का दौर जो है वो चला है। अब देखना अहम होगा कि समझौता हो पाता है या नहीं। देखिए, हमने उनसे वही बात करी जो पिछले पौने 2 साल से हम करते आ रहे हैं, और उनकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए ये जो चिट्ठी जो थी ना 16/7/2019 वाली, ये भी मैंने उनको वापस से बताई। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी के नाम पे चिट्ठी दी थी हमने 16/7 को पिछले साल। आप ये देखिए कि मांगे वही हैं, समझौते पत्र में भी वही मांगे थी, उसके बाद रिमाइंडर्स चिट्ठियों में भी वही मांगे थी, लेकिन बात कुछ नहीं बन रही। आप आकर के बोलते हो हम ये कर सकते ये नहीं कर सकते, तो आपने साइन क्या किया था भाई? कर क्या रहे हो? और मैं हर बार यही कहता हूँ सबसे कि ये लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। ये कोई नंबर, रोल नंबर नहीं है। एक रोल नंबर के पीछे एक बच्चा, उसकी बीवी, उसका बच्चा, ये सब होते हैं। तो कुछ संवेदनशीलता तो होनी चाहिए सरकार। कल आप लोग तो चले गए थे, कल यहाँ पे खुले में मीटिंग हुई थी सबकी, नीरज पवन, बच्चे रो रहे थे। बोले हम 7,000 रुपये की तनख्वाह में इतने दिनों से काम करें, आप लोग हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हो। संविदा पे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी तो नौकरी बनती है, आप देख क्यों नहीं रहे हो? अगर कोई 30 साल 32 साल का व्यक्ति फूट फूट के पब्लिक में रोए, इसकी व्यथा कितनी होती है साहब, आप समझ सकते हैं। कोई बच्चा होता 16 साल का तो आपको समझ में आती, ये तो 32 साल के बुजुर्ग लोग हैं यार। अभी कितनी बातचीत सर आपकी हो गई मांगों को लेकर? हमने उनको वापस से याद दिला दी कि ये बातें हैं हमारी। उन्होंने कहा हम बताएंगे आपको। उनको बताओ, हम तो बैठे हैं यहाँ पे। वो यही कह रहे हैं बार बार कि आप उठ जाइए। कि क्यों उठे? आपने हमें बिठाया ही क्यों? आप तो पहले ये बताएं कि आपने हमें बिठाया क्यों। ये सारी बातें आप पहले कर देते तो हम बैठते क्यों? और आपने वो जो 14 नंबर पॉइंट जो बना करके दिया, उसमें उनका औचित्य क्या है? जो लोग रो रहे हैं यहाँ पर, उनका तो कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। एक बात तो कल भी आ गई थी कि 14 पॉइंट वाला जो है सहमति पत्र, ये हम नहीं माने, इसको खत्म कर दिया जाए। हाँ, वो कह रहे थे नीरज जी ने कहा, जब सब लोगों ने बात करी तो सब लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो ये फालतू का कागज जो है बनाया है, वर्ड जो लोगों ने कहा है मैं उनका वर्ड यूज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये फालतू का जो कागज आप लोगों ने बना करके हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हो, पहले तो इसको निरस्त किया जाए, नए सिरे से काम शुरू हो, ये समाज का मांग का पटरी पे। तो अब इंतजार कर रहे हैं, पहले तो वो खत्म होना चाहिए, फिर नए सिरे से काम हो, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। हम कल करेंगे, परसों करेंगे, केसेस के निस्तारण के लिए एक समन्वय समिति बनेगी। अरे कोई मजाक हो रही है? हमारी कम से कम 7 या 8 मीटिंग हो गई है पीएचक्यू में, आप समन्वय समिति की बात कर रहे हो? मतलब कर क्या रहे हो? सरकार इसमें सहमत होगी कि वो उस कागज खत्म कर दें? मुझे नहीं पता, ये तो लोगों ने पवन जी को बोला है। अब पवन जी क्या मैसेज कहां सरकार को देते हैं, नहीं करते नहीं करते, वो बात तो बाद की बात है, लेकिन मैंने आपको जो बताया समाज ने उनको कहा। आपकी बातचीत पवन जी के थ्रू हो रही है? कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और जो रात से निकल के आए थे उसमें कई जो प्रशासनिक स्तर पर
उस पर गवेषणा भी की गई है किस तरीके से समाधान निकाला जा सकता है। आपने देखा अर्ली इन द मॉर्निंग से हम वापस सुबह से लग गए थे। आपके अभी बहुत सारा डिस्कशन अभी भी दोबारा हुआ है कि किस तरीके से आपकी जो समाधान निकाला जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से मैंने कल भी कहा था, पूरी तरह से पूरा मन के साथ इसका समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं और जल्दी ही हमें विश्वास है कोई न कोई समाधान जरूर निकल जाएगा। जो बिंदु तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, इस वक्त क्या अपडेट है, क्योंकि जो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज वार्ता सफल हो जाए, क्या अपडेट वहां से? अभिषेक, इस वक्त नीरज के पवन एसडीएम ऑफिस हिंडौन में बैठे हुए हैं। उनके साथ करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग और यहाँ के जो एसपी हैं मृदुल कछावा वो भी हैं। समझौता वार्ता में कौन कौन से बिंदुओं को अहमियत दी जानी है, इस पर मसौदा तैयार किया जा रहा है। कर्नल ने जो पुराना समझौता हुआ था, जो लोग जयपुर गए थे सरकार के साथ में 40 सदस्यीय जो डेलीगेशन गया था और सरकार के साथ में जिन्होंने 14 मांगे मानने का दावा किया था, उसको कर्नल नहीं मान रहे हैं। और उनका कहना है कि नए सिरे से जो बातचीत के बिंदु है वो तय होने चाहिए और सरकार क्या दे रही है उन्हें बताया जाना चाहिए। तो अभी नीरज के पवन इन तमाम चीजों को लिख करके कर्नल के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये चीजें सरकार द्वारा मान ली गई हैं। तो हो सकता है आज कर्नल अपनी जिद छोड़ दे और आंदोलन समाप्ति घोषणा कर दे, उसके बाद ये लोग पटरी पर जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि सरकार बहुत गंभीर है कि इस आंदोलन का खात्मा, आंदोलन का यानी कि निपटारा होना चाहिए हर हाल में। तो कोशिश पूरी चल रही है और नीरज के पवन कॉन्फिडेंट है। एक बार मजाक या लहजे में उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज करवा चौथ का व्रत है और मैं कोशिश करूंगा कि आंदोलन आज ही समाप्त हो जाए और मैं अपने घर पर जाऊं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी, जो जायज मांगे हैं उनको माना जाएगा और जो हो ही नहीं सकता उसके लिए सरकार को हाँ नहीं भरेगी। और पटरी पर जो जाकर के नीरज के पवन ने कल से जो पहल की है उससे एक माहौल जो है वो बदला है। एक सकारात्मक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं है। गुर्जरों को भरोसा है कि सरकार ने अपनी ओर से पहल करके नीरज के पवन को उनके बीच में भेजा है और वो सरकार की ओर से खुलकर पैरवी कर रहे हैं। उनकी एक एक बात को सुना। जो अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके साथ बैठ करके उन्होंने चर्चा की। वो चर्चा कोई 1-2 5-10 मिनट नहीं बल्कि 3-3 घंटे उन्होंने उनको दिए। एक एक बात को सुना, उसको लिखा और उसी के आधार पे समझौता जो वार्ता होगी उसके लिए पूरी चीजें उन्होंने तैयार की है। सरकार को कन्विंस किया है। सरकार के जो आला अफसर हैं उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है और सारी चीजों को बताया है। मुख्यमंत्री तक यहाँ की एक एक बात जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये चीजें हमें करनी है। तो सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बिल्कुल। तो गुर्जर भी जो है अभी तक की स्थिति जिस तरीके से आपने बताया, सारी चीजें पॉजिटिव कम से कम दिख रही हैं नीरज के पवन की तरफ से। कॉन्फिडेंट भी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विजय बैंसला को हमने सुना, वो उनकी जो प्रतिक्रिया थी उससे अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा लग रहा है कि ये और लंबा खिंच सकता है। जी देखिए, विजय बैंसला को कर्नल किरोड़ी बैंसला ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। विजय बैंसला चाहेंगे कि वो इस तरह की बातें करें ताकि समाज के बीच में उनकी स्वीकार्यता बढ़े और उनको कोई हल्के में ना ले। उनको ठीक उसी तरह से सम्मान मिले बिरादरी में जैसे कर्नल किरोड़ी बैंसला को मिलता आया है। इसलिए वो जरूर ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि कर्नल जो है वो बहुत ही यानी कि अपने अड़ियल रूप के जाने जाते हैं। बहुत मुश्किल से जो है वो समझ पाते हैं, चीजों को समझ जाते हैं, तो वो अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं। ठीक विजय बैंसला भी उसी तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं भी कर्नल किरोड़ी बैंसला के नक्शे कदम पर ही चलूंगा और मैं कभी कदम पीछे नहीं हटूंगा। जो मैं बात कहूंगा वो सबके सामने कहूंगा। तो जिस तरह किरोड़ी बैंसला ने अपने आप को स्थापित किया गुर्जर राजनीति में, गुर्जरों के बीच में, ठीक उसी राह पर ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। नए हैं, अभी बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को भी पड़ेगी। लेकिन अभी वो ये पहली बार इस आंदोलन में उनको आगे किया गया है, तो वो अपनी एक स्वीकार्यता पूरी गुर्जर बिरादरी के बीच में स्थापित करने के लिए इस तरह की बातें कहेंगे। होगा क्या, वो जो बातें हैं वही उनको माननी पड़ेंगी जो सरकार कर सकती है। सरकार के पास में कानूनों से ऊपर जाकर के कुछ करने की स्थिति में चीजें होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। कानून सबके लिए समान होता है और भर्ती परीक्षाओं में आप दूसरों का हक आपको नहीं दिया जा सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके मद्देनजर सरकार भी अपना फैसला लिया करती है। तो
नुकसान नहीं है, वो अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन जब वार्ता होती है तो बहुत सारी चीजें उन्हें भी समझनी पड़ती है, क्योंकि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है और नीरज के पवन को यहाँ भेजा गया है। वो विशेषज्ञ माने जाते हैं गुर्जर आंदोलनों को निपटाने में, तो भरोसे के भी आदमी है। कर्नल किरोड़ी बैंसला से उनकी पटरी अच्छी बैठती है और हमेशा से कई सालों से, पिछले 10-12 साल जब भी आंदोलन हुए वो यहाँ पर आते रहे हैं, तो उनकी बात को यहाँ सुना भी आता है। गुर्जरों के बीच में नीरज के पवन का एक रेस्पेक्ट भी है, उनको लगता है कि हमारे बीच का आदमी है जो सरकार से सीधी बात कर सकता है, तो उनकी बात सुनी भी जाती है। विजय बैंसला भी नए हैं तो बाहर बिल्कुल जॉब बाबूलाल, तो अगर ओवरऑल मैं समझूं तो जो परिस्थिति, जिस तरीके से आपने डिटेल्ड जानकारी पूरी दी, उसमें उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पवन जो हैं वो संकट मोचक बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो जिस तरह का आत्मविश्वास से वो भरपूर दिख रहे हैं और गुर्जरों के बीच में जो उनको रेस्पॉन्स मिला है, गुर्जर जो पटरी पर बैठे हुए थे, जब ये आए तब जाकर के उनमें एनर्जी आई, उनको लगता है सरकार ने उनकी बात सुन ली है और ये आंदोलन शांतिपूर्ण भले ही चल रहा, लेकिन 4 दिन हो गए, लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं। दिल्ली मुंबई के यात्री बीच में इतने बड़े बड़े शहर पड़ते हैं, इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, मालगाड़ियां बंद हैं, और जो भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं कांस्टेबल की, उनके अभ्यर्थियों को दिक्कतें हो रही। इन 5-6 जिलों में नेट बंद है, तो परमिशन एडमिट कार्ड होते हैं एग्जाम में दाखिल होने वाले, तो वो निकल नहीं रहे हैं, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर त्योहार आ रहा है सामने, तो कर्नल बैंसला की भी ये मजबूरी है कि वो अडामेंट ना हो और वो बेवजह जो है, जो जिद है, उसको उनको भी छोड़ना पड़ेगा। जो हो सकता है वो ही होगा, सरकार ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल भले ही सरकार ने जो हो सकता है वही सरकार भी करेगी, ये सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है, लगातार बात भी चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। चुनाव में लोकतंत्र की दुहाई, फिर सियासत बाड़े में समाई। देखिए दोपहर की 2 टूक में लोकतंत्र में बाड़ेबंदी क्यों। चुनाव में लोकतंत्र की दुहाई, फिर सियासत बाड़े में समाई। सियासत की फिर से सजी है मंडी। हम अपने आप को सतर्क रख रहे हैं। नेता बिक न जाएं, हो गई है बाड़ेबंदी। देखिए दोपहर की 2 टूक, लोकतंत्र में बाड़ेबंदी क्यों। न्यूज 18 राजस्थान पर दोपहर 2 बजे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालौर से यह बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। कनिष्ठ ग्राम सहायक को ट्रैप किया गया है। 7,700 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। बाबूलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। मजदूर से 7,700 रुपए की रिश्वत लेते हुए बाबूलाल को धर दबोचा है एसीबी ने। नरेगा की राशि पास करने के एवज में इसने रिश्वत ली थी और चढ़ गया एसीबी के हत्थे। तो जालौर से यह बड़ी खबर, जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। कनिष्ठ ग्राम सहायक ट्रैप किया गया। 2 दिन पहले त्रिवेदी बाबूलाल बिश्नोई ने जालौर एसीबी चौकी में आकर के रिपोर्ट दी। मेरा और मेरे पत्नी का नाम नरेगा में श्रमिक के रूप में चला है, जिसका 100 दिन रोजगार के बेटे 15,000 रुपये हमारे खातों में जमा हुए। उसकी एवज में, पेमेंट करवाने की एवज में और नाम कंटिन्यू रखने के लिए उस 15,000 का 50% 7,700 रुपये कनिष्ठ सहायक बाबूलाल मेरे से रिश्वत के रूप में मांग रहा है और मैं रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता। इस रिपोर्ट पे हमने नेक्स्ट डे 3 तारीख को सत्यापन करवाया और सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई कि वो 7,700 रुपये 50% के रूप में मांग रहा है, जिसमें आज उसको रंगे हाथों ग्राम पंचायत भवन में
वाड़वी में उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 7,700 रुपये उससे जब्त कर लिए। वहीं दौसा से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर एसीबी ने पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को एसीबी कोर्ट जयपुर में पेश किया जाएगा। दौसा जिले के रहने वाले गिरिराज प्रसाद मीना ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसने लवाण थाने में मारपीट का केस दर्ज कराया था। मामले में लवाण थाने के हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह ने परिवादी से केस में मजबूत कार्रवाई करने को लेकर चालान पेश करने की एवज में रिश्वत मांगी। एसीबी ने हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया और आज आरोपी पुलिसकर्मी सुमेर सिंह को एसीबी कोर्ट जयपुर में पेश किया जाएगा। आईओ जो है वो सुमेर सिंह हेड कांस्टेबल है, जिसके द्वारा पूर्व में मेरे पापा से 15,000 रुपये 3 बार में अलग अलग वो ले चुका है और अब 10,000 रुपये की मांग और कर रहा है। इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में ये बात सामने आने पे और आज टेप कार्रवाई का आयोजन किया गया। 10,000 रुपये आरोपी सुमेर सिंह हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात मेयर पर मंथन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं। यहां पर ई चालान सिस्टम की शुरुआत हो रही है और आपको बता दें कि अब ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। थैंक यू। आदरणीय जीएम साहब, स्टेट बैंक के एनआईसी के बरमानी साहब, मेरे साथी अधिकारीगण, स्टेट बैंक से पधारे हुए अन्य अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, जयपुर पुलिस द्वारा जो भी सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं, लगातार प्रयास किया जाता है कि उन सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स के लिए भी फ्रेंडली बनाएं और जनता के लिए फ्रेंडली बनाएं और साथ में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक यूज करें, जिससे कि सारे सिस्टम्स अधिक से अधिक मॉडर्नाइज हो सके। उसी दिशा में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये एक प्रयास, एकदम नया प्रयास पूरे राजस्थान में शुरू किया गया है। सबसे पहले जयपुर में शुरू किया गया है। जो ट्रैफिक के जो भी वायलेशंस होते हैं उनमें जो भी चालान किया जाता है तो कॉन्टैक्टलेस चालान, क्योंकि आप लोग भी देखते हो कि जो हमारा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो यातायात कर्मी है पॉइंट पे जब चालान करते हैं तो उसकी कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं और कोरोना काल में तो मैं मानता हूँ वो दिक्कत और ज़्यादा है, क्योंकि ये आदमी बहुत करीब उसके जाता है और उसके द्वारा दिए गए करेंसी नोट को अपने हाथ से टच करता है, फिर आगे जमा कराता है। उन सारी चीज़ों को एक झटके में समाप्त इस ई पॉस मशीन से हो जाएंगी। 400 मशीनों से आज शुरू कर रहे हैं, बाद में आवश्यकता अनुसार और मशीनें आ जाएंगे। जो इकोनॉमी को कैशलेस बनाने का प्रयास है, ये उस दिशा में भी एक कदम है। और सबसे बड़ी चीज़ जो रियल टाइम ट्रांसफ़र है, अभी आप देखें वो जो होता था कि हमारा आदमी पॉइंट पे देर रात में चालान के पैसे इकट्ठे करके जेब में रख के पहले ट्रैफिक के ऑफिस आएगा, उसको जमा कराएगा, अगले दिन या छुट्टी वगैरह पड़ गई पुलिस में और कोई ख़ास बात हो गई तो 1-2 दिन बाद वो ट्रेजरी में जमा होता था। तो गवर्नमेंट मनी है, इस तरीके से 1 दिन 2 दिन डिले होता था। अब इसमें रियल टाइम ट्रांसफ़र है, जैसा कि ये बता रहे हैं, तो जैसे ही मौके पे चालान कटेगा वो पैसा सीधा सरकार के खाते में चला जाएगा। और लोगों के लिए, जनता की दृष्टि से ये सुविधा मैं मानूंगा कि कई बार होता है कि उनके पास वायलेशन तो हो गया जाने या अनजाने में, उस समय चालान भरने के लिए जितना नगद राशि जेब में होनी चाहिए नहीं है, लेकिन जेब में उसके कार्ड पड़े हैं, तो वो अपने कार्ड से आसानी से उस चीज़ को स्वाइप करके इसके द्वारा वो अपने चालान को भर सकता है। ट्रैफिक के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं जो
चरणबद्ध तरीके से आगे आएंगे और उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज हो, अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन करें, जिससे पब्लिक को भी सहूलियत हो और हर वायलेशंस को हम चेक कर सकें और कंट्रोल कर सकें। उस दिशा में आज ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इसके लिए एक बार फिर से GM साहब का, NIC की टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। क्या? हाँ, पटाखों की, हाँ बताओ। सरकार के आदेश आए हैं कि पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, किस तरह की कंडीशन आई है, सबको किस तरह फॉलो किया जाएगा? कोविड-19 को देखते हुए जो सरकार के द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए और बड़ी खबर आपको बताएं जयपुर से, जहां पर हेरिटेज में बोर्ड बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कांग्रेस बोर्ड बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। महेश जोशी और अमीन कागजी दोनों होटल पहुंचे हैं और पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। जीते हुए पार्षदों में से ही कांग्रेस का मेयर बनेगा। कांग्रेस खेमे में 3 से 4 निर्दलीय भी आएंगे। आज शाम या कल तक मेयर के नाम पर मुहर लग जाएगी। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम में 47 सीटें जीतकर कांग्रेस आई है। बहुमत के लिए 51 चाहिए। 3 से 4 निर्दलीय समर्थन देंगे कांग्रेस को। निगम में अब कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार को लेकर के कवायद शुरू हो गई है। कई तरह के नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला किसी के नाम पर नहीं हो पाया। पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, सबसे जो अब उत्सुकता की बात रह गई है वो होगी कि कांग्रेस का मेयर उम्मीदवार कौन होगा और आप कब तक घोषित कर देंगे उम्मीदवार का नाम? गोवर्धन जी, निश्चित रूप से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर उत्सुकता है, क्योंकि जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा वही हेरिटेज, जयपुर नगर निगम हेरिटेज का पहला मेयर होगा। पार्टी इस पर विचार कर रही है, रायशुमारी चल रही है, पार्षदों की भावना का ध्यान रखा जाएगा। पार्टी नेतृत्व सब चीजों पर सोच विचार करके जो फैसला करेगा वो फैसला मंजूर होगा। अभी फैसला हुआ नहीं है, जैसे ही फैसला होगा आपके माध्यम से हम निश्चित रूप से जनता को बताएं। अब बड़े नाम जीत करके नहीं आए हैं तो संभवतः हाइब्रिड फार्मूले पर भी जाया जा सकता है। अभी तक ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं। मैं समझता हूं कि हाइब्रिड फार्मूला हमने अंतिम विकल्प के तौर पे उसको रखा था। जब कानून बनाया था तब भी अंतिम विकल्प के तौर पे उसके बारे में विचार हुई थी। उसका उद्देश्य भी यही है कि अंतिम विकल्प के तौर पे उसको लागू किया जाए। लेकिन जिस तरीके से हमारे उम्मीदवार जीत कर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उस हाइब्रिड फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल हाइब्रिड फार्मूले के तहत गैर पार्षद को मेयर बनाए जाने की संभावना न के बराबर है। हालांकि कांग्रेस मेयर का उम्मीदवार है, वो रणनीति के तहत कल तक घोषित करने पर विचार कर रही है। हालांकि इससे पहले पार्षदों की राय ली जाएगी और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की राय भी अहम होगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि हेरिटेज में कांग्रेस मेयर उम्मीदवार का फैसला सीएम और पीसीसी चीफ करेंगे। मिलना चाहिए। काम जबरदस्त कांग्रेस सरकार ने किया। जयपुर का जो आधुनिक स्वरूप है, ये घाट के गुणे की टनल जो वर्ल्ड लेवल की कांग्रेस ने बनाई, जेएलएन मार्ग हम लेकर आए, सारे एलिवेटेड रोड हम लेकर आए, मेट्रो ट्रेन हम लेकर आए, रामनिवास बाग की पार्किंग हम लेकर आए, गुजर की धड़ी का अंडरपास हम लेकर आए, बरामदे, सब काम कांग्रेस का है। फिर भी जितना मैंडेट उम्मीद थी उतना नहीं मिला, लेकिन हमें बहुमत मिल गया है। लगभग 4 संख्या कम पड़ रही थी 51 के लिए, वो हो गए हमारे। इसलिए हेरिटेज में मेयर जल्दी बनेगा, डिस्कस कर लेंगे, फिर एक नाम डिसाइड कर लेंगे। मेयर को लेकर के जो सबसे 3 चेहरों की बात चल रही है, क्योंकि ओबीसी महिला का वार्ड है, एक आपके विधानसभा क्षेत्र से, एक आदर्श नगर से है और एक किशन पोल से है।
किसके पक्ष में, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के चेहरे हैं वो भी काफी जीत करके आए हैं, तो क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक मेयर देने का फार्मूला भी चल सकती है? देखिए, अभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांट के कांग्रेस काम नहीं करती। कांग्रेस जो जयपुर के हित में है, जो चला सकता है, जो सबको साथ में लेकर चल सकता है, जो डिजर्व करता है उसको लेकर आएगी। हम धर्म और जाति के नाम पर बांटकर राजनीति नहीं करते। हमारे जयपुर में 5 विधायक है, जिसमें से रफीक खान और अमीन खान जी दोनों अल्पसंख्यक चेहरे, तो हम तो पहले ही सब कुछ अल्पसंख्यक का सम्मान वो पहले से है, इसलिए हम निश्चिंत रहिए। टाइम कितना लगेगा, क्योंकि कल तक नॉमिनेशन दाखिल होने हैं, तो आज तक हो जाएगा उम्मीदवार मेयर का? बिल्कुल, आज बातचीत करके, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। हाँ, तो फिर ठीक है, आज तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगी किसकी? आप सब विधायकों की समान रूप से चलेगी या फिर कोई दूसरा फार्मूला अपनाया जाएगा? कोई किसी के चलने की उसमें नहीं है, सब बराबर है हर कार्य। वहीं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस निर्दलीय पार्षदों की खरीद फरोख्त कर रही है। पूरी कसमकस है। अगर पूरे 6 नगर निगम की बात करें तो किस तरह से ये देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, निगमों को बांटा और साथ में वार्डों का परिसीमन जिस सांप्रदायिक आधार पर किया, इन्होंने वर्गों को बांटा, उसके बावजूद कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। 2 नगर निगम में बीजेपी स्पष्ट बहुमत में आई है और 2 में सारे हथकंडों के बाद कांग्रेस आई है। बाकी 2 नगर निगम अभी भी हमारे, एक में हम बराबर पे छूटे हैं और एक में कांग्रेस ने 4-5 का बढ़त ली है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम 4 नगर निगमों पे कब्जा करेंगे और कांग्रेस के बाद 2 निगम ही रह जाएंगी। सारे हथकंडों के बाद कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। राजधानी हमेशा खास तौर से पार्टियों के लिए रहा है कि जिसकी सरकार हो उसका मेयर बने, और नाक का सवाल हो गया इस बार के चुनाव को देखें। एक आपने ग्रेटर जीत लिया, लेकिन हेरिटेज की बात की जाए, हेरिटेज में आप वो कर नहीं पाए। कहीं न कहीं आपके भी टिकट बंटवारे में कोई कमी रही। जिस तरह से कुसुम यादव जीत के आ गई वार्ड नंबर 74 से, अंत समय उनका बदला गया किसी टिकट देने की बात की, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर वो नहीं उतर पाई। उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है। तो क्या पार्टी हेरिटेज में बिल्कुल कांग्रेस को खुले हाथ छोड़ने वाली है या वहां भी प्रत्याशी खड़ा करेगी मेयर के लिए? जनता ने यह मिथक तोड़ दिया कि सत्ताधारी दल के साथ जाते हैं। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अब यदि दोनों निगम में बीजेपी के पार्षदों को मिला दिया जाए तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। 42 और 88 ये मिलाकर 130 बनते हैं, जो निश्चित रूप से बहुमत में बीजेपी आई है। और जहां तक मेयर का सवाल है, हम हेरिटेज में निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात फीस पर लामबंद निजी स्कूल की।